हेलो दोस्तों, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है हमारी एक अभ्यास सीरीज चलती है जिसमें हम पीवाईक्यू के प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं, जो आज 30 है, डे 30, ठीक है। और कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, जो मैं हर बार वीडियो में बताता हूँ, ये 1040। कुछ बच्चे भ्रमित हो रहे होंगे कि 1040 का मतलब ये तो नहीं है। कल एक बच्चे का मैसेज आया कि ये 1040 का मतलब 1040 दिन तक चलेगा क्या। मैं जबकि हर वीडियो में पहले ही बता देता हूँ, तो यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ कि जो 1040 का मतलब ये है कि जो 2013 से लेकर 2025 तक के जो भी प्रश्न हैं, उनको अगर आप काउंट करोगे टोटल जीएस के 4 पेपर होते हैं। मान लो जीएस के 4 पेपर हैं। 4 पेपर में फर्स्ट में 20 क्वेश्चन आए, सेकंड में 20, ठीक है, थर्ड में 20 और फोर्थ में 20। तो टोटल कितने हो गए? 80 प्रश्न हो गए, ठीक है। 80 प्रश्न हो गए। 80 को अगर 13 साल से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आपका 1040 प्रश्न आ जाएगा, ठीक। ये है इसका मतलब। और कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि 200 शब्द के भी कुछ प्रश्न पूछे गए थे शुरुआत में 2013, 14, 15 के आसपास, तो उस समय 25 क्वेश्चन हो जाते थे, क्योंकि हमको टोटल 4000 शब्द ही लिखने हैं, ठीक है, इस आधार पे, ठीक है। तो खैर वो छोड़ो, यहाँ पर इतना ही बताना था मुझे। और बाकी हमारी एक प्रैक्टिस सीरीज है, मैं आज ही कोशिश करता हूँ कि आज से या कल से स्टार्ट कर दूं। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे सर दिवाली हो जाने दीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए, दिसंबर तक आप कराइए, फिर उसके बाद जनवरी से पीटी पर फोकस हो जाएंगे, तो फिर उस पर दिक्कत होगी। तो मैंने कहा ठीक है, इसको फिर भी हम जारी रखेंगे पीटी के साथ साथ। पीटी में मार्च, अप्रैल, मई के बाद मई में हम बिल्कुल छोड़ देंगे मेंस का पार्ट, सिर्फ पीटी पे फोकस हो जाएंगे, ठीक। तो जैसा भी आप लोगों को लगे आप लोग सजेस्ट करिए, क्योंकि अगर प्री आपका निकल गया और आपने मेंस की प्रैक्टिस नहीं की तो आप मेंस में फेल हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले आपसे ज्यादा वेटेज ले लेंगे मेंस, क्योंकि मेंस हिंदी माध्यम के लड़के मेंस भी नहीं लिख पाते ठीक से, ठीक है, हिंदी की बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो चलते दोस्तों, और भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे मैसेज करिएगा। टेलीग्राम पे भी हमारे जुड़े रहिएगा, वहां पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। तो हमारी सर्वप्रथम रणनीत का हिस्सा सिलेबस होता है, तो हम सर्वप्रथम सिलेबस को देखेंगे। तो यहाँ पर जो है थर्ड पेपर, जीएस के थर्ड पेपर में आप जाएंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? आपदा प्रबंधन मिलेगा, ठीक है। तो उसके और भी टॉपिक है। जीएस 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो आपका साइंस टेक आता है, इकोनॉमी आता है, जैव विविधता आता है और पर्यावरण आता है, ठीक, और इंटरनेट सिक्योरिटी। तो यहाँ शुरू के जो 10 पॉइंट है ये मैंने लगा रखे हैं उसी हिसाब से सिलेबस के अकॉर्डिंग। शुरू के 10 पॉइंट इकोनॉमी से हैं, 11, 12 और 13 जो है साइंस टेक से है, 14 नंबर आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से है, और 15 नंबर आप देख ही रहे होंगे जो हम पढ़ेंगे अभी, आपदायन और आपदा प्रबंधन, ठीक है। और 16, 17, 18, 19, 20 ये आपके इंटरनेट सिक्योरिटी से है, ठीक। तो यहाँ आपदा प्रबंधन है। पहले से हम प्रश्न को समझते हैं। सर्वप्रथम हमारी हमेशा रणनीति होनी चाहिए, पहली बात तो सिलेबस होना चाहिए, और सिलेबस अगर पूर्णतः डिफाइन नहीं है, जो कि यहाँ पर है, तो उसके आधार पर हमको पीवाईक्यू पर जाना चाहिए। और जब आप पीवाईक्यू को देख लेते हैं तो फिर हमारी तीसरी रणनीति ये होती है कि हम प्रश्नों को किस तरह से समझें, क्योंकि अगर आप प्रश्न को अगर समझ लेते हैं तो 50% आपका काम हो गया। फिर तो लिखना ही है ना। लिखने की स्पीड आप जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड तेज होती चली जाएगी, और उतनी तरीके से थॉट आना भी शुरू हो जाएंगे। जैसे आपने सोचना है, आप कुछ बच्चे करते हैं कि जब प्री निकल जाएगा तब हम मेंस की तैयारी करेंगे, क्योंकि थॉट आपने डेवलप ही नहीं किए तो 2-3 महीने में नहीं हो पाएगा। आपको पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। अभी से आप प्रिपेयर होते रहिए तो उस समय आपके थॉट नए नए अपने आप जनरेट होने लगेंगे, ठीक। तो सीधे प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपका अंदर से, अगर आपने तैयारी कर रखी होगी तो अंदर से ऑटोमेटिक बता रहा होगा कि इसमें क्या लिखना है। जैसे आपदा प्रतिरोध, मैंने पिछले वीडियो में 1-2 वीडियो पहले मैंने बताया था आपदा प्रतिरोध, क्योंकि कई बार ये टॉपिक जो है हमको आपदा प्रतिरोध जो होता है, जैसे मान लो कोई शब्द है तो वो क्या होता है, जब हम मेंस लिख रहे होते हैं तो बीच में यही शब्द इस्तेमाल भी करते हैं, फिर यूपीएससी इन्हीं शब्दों को उठा करके प्रश्न बना देता है अगले वर्ष, और उससे संबंधित मेंस करंट में भी कोई ना कोई टॉपिक बना रहता है, तो आपको करंट में भी ध्यान देना है, ठीक। तो आपदा प्रतिरोध क्या है, तो सिंपल पूछा है कि आपदा प्रतिरोध क्या है, ठीक। यहाँ पर रेजिलियंस फ्रेमवर्क, डिजास्टर रेजिलियंस क्या होता है। तो देखिए, एक तो मैं आपको प्रतिरोध बता देता हूँ कि क्या होता है। आपको पता होगा किसी चीज का प्रतिरोध कब होता है। जैसे आपने किसी चीज का विरोध किया, प्रतिरोध किया, किसी ने कोई बात बोली, आपने उसके पलट करके प्रतिरोध बोल दिया, ठीक। ऐसे ही आपदाओं में होता है कि आपदा मान लो कहीं पर घटी तो कितनी जल्दी आप उस आपदा से उबर जाते हो, मतलब कि उस आपदा से निपट जाते हो, मतलब अपने आप को मतलब वहां से निकाल लेते हो। जैसे मान लो भूकंप आया तो आपने भूकंप आया, आपने उसको सह लिया, और वहां से तुरंत, जैसे जापान जो है भूकंप की दृष्टि से बहुत ज्यादा रेजिलियंस है, प्रतिरोधी है, मतलब तुरंत जो है बिल्डिंग वगैरह उसकी वैसे भी उसने पहले से बना रखी है, ठीक है, और उसके बाद वो तुरंत जो है डेवलप कर लेता है अपने आप को। और भविष्य के लिए उसने भविष्य के लिए कि भविष्य में अगर कोई भूकंप आता है तो हम उसको भी सह लेंगे, ठीक है, उसमें भूकंप रोधी बिल्डिंग बनाते हैं। ऐसे ही हमको भी करना है। आपदा प्रतिरोध के मतलब आपदा आए तो हम उसको सह सके, और भविष्य में कोई आपदा आती है तो उसके पहले से हम प्रिपेयर रहें। इसका मतलब यही होता है। तो सिर्फ इसी को घुमा के लिखना है, मैं नीचे लिखा हूं, सीधे उसी पर चर्चा करेंगे। फिर इसे कैसे निर्धारित किया जाता है, तो निर्धारण के कारण क्या है, कारक, ठीक है। तो मैंने इसके कारक के अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं, एक त्वरित कारक में, एक आपके मतलब कि कुछ समय पहले कि आप पहले से ही
कैसे प्रिपेयर रहते हैं कि आप पहले से अवेयर रहते हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं कि हमको पहले से कि भविष्य में अगर आपदा आ जाती है तो हमको कैसे उससे लड़ना है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, प्रतिरोध ढांचा रेजिलियंस फ्रेमवर्क के विभिन्न तत्वों, तो विभिन्न तत्वों का वर्णन करना है। फिर उसके बाद आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क के वैश्विक लक्ष्यों का उल्लेख करना है। सिंपल प्रश्न है, फिर छोटा सा निष्कर्ष दे देना है। तो आपको सीधे देखिए यहाँ पर मैंने प्रश्न फिर यहाँ पर लिख रखा है 2-3, क्योंकि ये पीडीएफ मुझे अलग देनी है ना आपको, इसलिए मुझे यहाँ भी लिखना पड़ता है और फिर उसके बाद नीचे भी लिखना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पर भी, क्योंकि प्रश्न में भी लिखना है। इसकी पीडीएफ अलग मिलेगी, इसकी अलग मिलेगी। खैर मैं इसी एक ही साथ जोड़ दूंगा, तो आप चाहो तो आगे आएंगे कि पीडीएफ पेपर, क्योंकि कई बार क्या होता है मैंने सोचा कि अलग अलग दे दूं, फिर मैंने आज ही मैं इसको कर दूंगा। पहले मैं सोच रहा था कि इसको अलग अलग दे दूंगा, लेकिन फिर बाद में ये लगा कि जैसे कि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं होते, तो आपको फिर इधर उधर नहीं देखना, आप सीधे प्रश्न में चले जाइए। मैंने यहीं पर लिख रखे हैं वो पॉइंट, आप सीधे प्रश्न को भी नीचे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक ही जगह पर ऊपर फ्रेमवर्क दे दिया है, मतलब फ्रेमिंग दे दी है, और नीचे प्रश्न दे दिया है। ठीक, तो आप इसको पढ़िए कि देखिए क्या कह रहा है। आपदा प्रतिरोध क्या है, तो पहले हमको आपदा प्रतिरोध के लिए इंट्रो में, भूमिका में ये बता देना है कि आपदा प्रतिरोध क्या होता है। तो आपदा प्रतिरोध से तात्पर्य या अभिप्राय व्यक्ति, समुदाय, राष्ट्र या समाज के लिख सकते हो। ठीक, कि उस क्षमता से जिसके माध्यम से वो किसी आपदा के प्रभाव से उबर कर शीघ्र पुनर्निर्माण कर सके और भावी आपदाओं के प्रति खुद को बेहतर बना सके। ठीक है, जापान इसका अच्छा उदाहरण है, आप उदाहरण भी लिख सकते हो। ठीक, मैंने यहाँ पर सिंपल प्रश्न लिखा है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए उदाहरण वगैरह नहीं दिया, आप चाहो तो उदाहरण मैं बताता रहूंगा, आप डालते रहना। ठीक, क्योंकि ये अभी का प्रश्न है, मतलब 2024 का, अब भविष्य में बनेगा तो उदाहरण उस समय के हिसाब से देना है आपको। ठीक है, तो अभी मैंने इसको नहीं डाल रखा कि आप इसको बिल्कुल मत पढ़िए, आप अपने हिसाब से उदाहरण डालिए। ठीक, क्योंकि ये एक तरीके से फ्रेमिंग आपको मिल जाएगी। फिर आपको दूसरा निर्धारण कारक, भाई इंट्रो में तो आपने बता दिया आपदा प्रतिरोध क्या होता है, सिंपल पूछा ही ऐसा प्रश्न, तो आपने आपदा प्रतिरोध को यही पे बताते हुए भूमिका स्टार्ट कर दी। निर्धारण के कारक, जैसे किसी समाज की विशेष प्रतिरोध क्षमता निम्न कारकों पर तय होती है। ठीक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, भौतिक कारक, संस्थागत कारक और पर्यावरणीय कारक। ठीक, ये चीज डाल सकते हो। फिर तीसरा चीज ये है कि प्रतिरोध ढांचे के तत्व कौन से, तो इसको मैंने RPPR, ठीक, इसको RPPR के हिसाब से मैंने इसको तय कर दिया। इसको आप याद कर लीजिए, रिस्क मैनेजमेंट। फिर दूसरा P का मतलब क्या है, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन, मतलब कि रोकथाम और शमन। फिर प्रिपेयर्डनेस, तैयारी कैसी होनी चाहिए आपदा की, प्रशिक्षण, जागरूकता और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली वगैरह तैयार करना। रिस्पांस, त्वरित राहत प्रणाली कैसे आपकी होनी चाहिए। फिर रिकवरी और एडेप्टेशन की पुनर्निर्माण, और BBB का मतलब बिल्ड बैक बेटर, आपको पता ही होगा। ठीक, के सिद्धांत का अनुपालन करना। ठीक, सेंडाई फ्रेमवर्क का आपको पता है, कितनी बार चर्चा की आपने, पढ़ा भी होगा, तो उसके लक्ष्य है कुछ, उसको करना है। सिंपल, आप नॉर्मल भी सोचोगे, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि इसको सेंडाई फ्रेमवर्क में क्या था कि आपदाओं के जो जोखिम है उसको न्यूनीकरण करना है। तो न्यूनीकरण करना, तो एक पॉइंट न्यूनीकरण हो गया। दूसरा पॉइंट सोचोगे तो आपको लगेगा कि जो आप नॉर्मल भी सोचोगे कि आपदा में क्या हो सकता है, तो दूसरा आप सोचोगे कि जो ज्यादा ज्यादा मृत्यु होती है तो मृत्यु दर को कम करना है, तो जो आपदाओं में मृत्यु हो जाती है तो उसको कम करना। तीसरा पॉइंट आपको दिमाग में आएगा कि आपदा से जो प्रभावित लोग होते हैं उनकी संख्या में कम करना है। जैसे 500 लोग पहले प्रभावित होते तो हमको अब इसमें टारगेट ये रखना है कि इसमें जो है 50 लोग ही प्रभावित हो, 500 लोग प्रभावित हो ही ना। तो सेंडाई फ्रेमवर्क में यही सब चीज है। फिर तीसरा चौथा क्या है कि जैसे प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स और पुनर्प्राप्ति, मतलब कि जो चीज आपने दी मतलब आपदा के समय, और उससे जो है दोबारा से उसको बिल्डिंग वगैरह जैसे टूट गई तो उसको तुरंत पुनर्प्राप्ति, उसको दोबारा फिर से जो है बिल्ड बैक बेटर सिद्धांत के थ्रू तुरंत जो है उससे बेहतर बना देना है। ठीक, फिर आपका जो है जो बहु जोखिम पूर्ण चेतावनी की आवश्यकता में उपलब्धता में वृद्धि, मतलब कि जो पूर्ण चेतावनी प्रणाली है उसकी मतलब उसको मजबूत करना है। कि पहले से पहले हम बता दें कि भैया जो है 4 दिन बाद ये जो है घटना हो जाएगी, बाढ़ आने की संभावना है, तो आप पहले से ही तैयार हो जाए। तो पूर्ण चेतावनी प्रणाली पर ज्यादा जोर दिया गया सेंडाई फ्रेमवर्क में। ठीक है, फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मान लो कि हम आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम अमेरिका से जो है थोड़ी सी ले लेंगे टेक्नोलॉजी, जापान से ले लेंगे। मान लो भूकंप की स्थिति में हम उतने प्रिपेयर नहीं है, तो हम जो है बाहर की देशों से जो उससे जूझ रहे हैं उनके पास नई नई टेक्नोलॉजी, हम उससे मदद ले सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी होना होगी। तो ये चीज पॉइंट डाल करके छोटा सा निष्कर्ष दे देना है। और निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए में होना चाहिए कि सरकार को ऐसा करना चाहिए। तो मैंने निष्कर्ष भी बहुत बेहतर ढंग से लिखा हुआ है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। मैंने क्या लिखा है देखिए, यहाँ तक ये फ्रेमिंग हो गई, जिन बच्चों को लग रहा है तो यहाँ तक देख के जा सकते हैं। ठीक, और जो बच्चे बिगनर हैं, जिन्होंने कभी उत्तर नहीं लिखा है या थोड़ा बहुत लिखा है लेकिन ठीक से नहीं लिख पाते, तो वो मेरे उत्तर से सीखें। ठीक है, तो मैंने कैसे लिखा है वो यहाँ पर देखिए। मैंने सिंपल इसको आपदा प्रतिरोध से क्या होता है, मतलब आपदा प्रतिरोध क्या है, इसके बारे में सिंपल दिया है कि आपदा प्रतिरोध से तात्पर्य उन क्षमताओं से जिनसे व्यक्ति, समुदाय तथा समाज किसी आपदा के प्रतिकूल प्रभाव से उबर कर शीघ्र पुनर्निर्माण कर सके और भविष्य की आपदाओं के लिए स्वयं को बेहतर बना सके। ठीक, ये समाज के लिए भी हो सकता है, व्यक्ति के लिए भी हो सकता है और समुदाय के लिए भी हो सकता है। ठीक, फिर मैंने प्रतिरोध के निम्न कारक, अब मैंने वहां पर देखिए यहाँ पर क्या डाला था, मैंने सामाजिक कारक, भौतिक आर्थिक कारक, भौतिक कारक और संस्थागत कारक। इसमें जैसे सामाजिक कारक में आप पहले से ही अच्छी से शिक्षित हो गए,
स्वास्थ्य सेक्टर आपका मजबूत होगा, सामुदायिक नेटवर्क आपका मतलब सामुदायिक भागीदारी बहुत अच्छी होगी, समाज एकजुट होगा, तो आप पहले से ही आपदाओं से लड़ने में सक्षम होगे। तो ये भाई पहले से ही आप मजबूत हो गए तो आपदाओं से लड़ कर उबर सकते हो। तो ये आपका सामाजिक सेक्टर मजबूत होगा, तब आप कर पाओगे सामाजिक कारक। फिर आर्थिक कारक में आपकी वित्तीय सुरक्षा बढ़िया होनी चाहिए, आय स्रोतों का विविधीकरण होना चाहिए, अलग अलग तरीके से आय आनी चाहिए। फिर ठीक है, फिर भौतिक कारक में बुनियादी ढांचे, आवास मजबूती, परिवहन संचार आपका मजबूत होना चाहिए। ठीक, संस्थागत शासन, संस्थागत में आपका क्या होगा, शासन, नीतियां, स्थानीय संस्थाओं की दक्षता। ठीक है, फिर पर्यावरण पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ठीक है, ये तो अलग हो गए। फिर मैंने यहाँ पर अलग दे दिया उनसे कि यहाँ पर कुछ पॉइंट है तो चाहे उनको लिख दो चाहे इनको लिख दो, बात बराबर है। ठीक है, इनको में जैसे अनुकूलन क्षमता की मतलब आपदा आ जाएगी तो आपदा का प्रतिरोध कैसे होगा कि हम उस आपदा के अनुकूल हो जाए। आपदा के झटके या तनाव से उबरने और सीखने की क्षमता पहले से हमने सीख ली। मान लो भूकंप पहले से आते रहे हैं तो जापान में जैसे पहले से उनके यहाँ भूकंप आता रहा तो हम पहले से वो उनके झटकों को सहने की आदत में आ गया। जैसे आप ही क्या कोई अगर मान लो कोई घटना होती है तो बार बार अगर वो घटना की पुनरावृत्ति होती है तो आपको ये लगेगा कि ये सामान्य आएगा ही आएगा। तो इस तरह की जो जनता आपके अंदर डेवलप हो जाए। लेकिन तभी मान लो भूकंप अगर तीव्र गति से आ गया तो उससे तो जनधन की हानि हो जाएगी। इसलिए हमको पहले से ही उसको उसके लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा, तभी हम सह सकते हैं, नहीं तो हम तो फिर उसमें घटना में घटित हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये चीजें अनुकूलन क्षमता को बढ़ाना है एक तरीके से। भेद्यता आपको पता ही कमजोरी होती है, मैंने पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो किसी समुदाय ढांचे की कमजोरियों को जानना कि भाई ये ढांचा मतलब ये समुदाय कमजोर है। जैसे मान लो कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति कमजोर है, शिक्षा स्वास्थ्य से कमजोरी है किसी की, मतलब शिक्षा स्वास्थ्य वगैरह का ढांचा अच्छा नहीं है, तो आपने जान लिया कि ये जो है आपदा में प्रभावित हो सकता है। तो पहले से आपने जान लिया, तो इस सेक्टर को आपको और मजबूत करना पड़ेगा। फिर जोखिम स्तर का कि कहाँ कहाँ पर हम दिक्कत में आ सकते हैं, जोखिम का पता कर लेना कि यहाँ पर रिस्क है तो उस क्षेत्र की जोनिंग कर लेना, मैपिंग कर लेना इस तरह से। तो यहाँ पर लिखा है जोखिम तीव्रता और अवधि और आवृत्ति की पहचान कर लेना एक तरीके से। ठीक है, फिर उसके संगठन या संस्थागत लिख सकते हो, या इसको इस तरीके से इसको भी हटा करके सीधे पॉइंट ही लिख सकते हो कि पिछले अनुभवों से सीखना और तैयारी करना, कि मतलब पिछले जो घटनाएं घटी हैं उनसे सीखना और आगे की भविष्य के लिए ऐसी घटना ना हो पाए, या ऐसी घटना हो तो हम पहले से ही टेक्नोलॉजी से अवेयर हो, सब चीजों से अवेयर हो, तो पहले से ही हम लड़ने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक, फिर तीसरा उसी मेन बॉडी में प्रतिरोध ढांचे के तत्व, क्योंकि प्रश्न में पूछ रहा है ना, सिंपल देखिए टू द पॉइंट प्रश्न लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर तत्व पूछ रहा है तो हमको तत्व लिखना है, ये नहीं कि कुछ और लिखने का मन हो जाए तो वहां पर वो भी लिखने लगो। ठीक है, तो यहाँ पर तत्व में जोखिम की पहचान करना, संभावित खतरों और जोखिम की पहचान करना। ठीक, फिर दूसरा रोकथाम, वही जो मैंने 5 पॉइंट बताए थे आपको, ये इन्हीं को मैंने इलेबरेट करके लिखा। ठीक है, वहां पर मैं पीडीएफ में ये भी डाल दूंगा इनको, कि मान लो इसको जो है पी दे दिया, इसको आर दे दिया, फिर इसको पी दे दिया, इसको भी पी दे दिया और इसको आर दे दिया, इसको आर दे दिया। ठीक, ये प्रिवेंशन हो जाएगा, ये प्रिपेयर्डनेस हो जाएगा, रिस्पांस हो जाएगा और रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से या रिकवरी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट रिकवरी हो जाएगा इसको। ठीक है, तो इसको मैंने वहां पर लिख रखा तो आप उससे जोड़ करके इसको काउंट करना, क्योंकि फिर अलग अलग बताना सही नहीं रहता। ठीक है, तो हाँ यहाँ तक मैंने बता दिया। तो फिर यहाँ रोकथाम और शमन के क्या क्या उपाय होने चाहिए तत्व में, संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक उपायों की जोखिम को घटाना। अब देखिए संरचनात्मक आपको 5 पॉइंट पता होंगे क्योंकि पहले मैंने लिख चुका हूं मैं। फिर यहाँ पर भी 5 पॉइंट इसके पता होंगे, आप इसको एलिब्रेट नहीं करना। अगर एलिब्रेट करने लगोगे तो 400 नंबर का 400 शब्दों का प्रश्न तैयार हो गया, इसलिए नॉर्मल बता के निकलना है। तो यहीं पर स्किल डेवलप होती है, ऐसे ही स्किल डेवलप होती है। फिर तैयारी, आपदा की तैयारी कैसे करनी है, प्रशिक्षण पहले से देना। आपको पता है कि प्रशिक्षण किसको दिलाना है, तो अब इसको एलिब्रेट नहीं करना कि मॉक ड्रिल करा देना। जो संस्थान होते हैं उनको जो है पहले से ही वहां पर जो मॉक ड्रिल संस्थानों कॉलेजों स्तर पर होनी चाहिए, समाज में होनी चाहिए। फिर आपने जन जागरूकता यहाँ पर लिख देनी है और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को पहले से अवेयर रहना, तभी आप इसके तत्व को लिख सकते हो। ठीक है, मतलब आपदा की तैयारी पहले से कर सकते हो। फिर प्रतिक्रिया में क्या होता है, तुरंत राहत। मान लो घटना घटी, आपदा आई, तो तुरंत आपकी राहत प्रणाली, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ। अब इसमें तुम तुरंत आपको ये सब चीजें एलिब्रेट नहीं करनी, नॉर्मल लिख के निकल जाना, यही स्किल होती है। ठीक है, फिर आपदा संचालन और समन्वय का अभाव रहता है, तो उसको पहले से ही चीजों को एक दूसरे से समन्वय, एक संस्थान का दूसरे संस्थान जैसे आईएमडी हो गया, इसरो हो गया, इनको एक साथ जोड़ देना। एनडीएमए हो गया, इसको आप साथ में जोड़ देना। ठीक, फिर पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण, बिल्ड बैक बेटर सिद्धांत आपको पता ही है कि पहले से जो चीजें थी उससे बेहतर हमको बनाना है कि आप अब दोबारा ऐसी आपदा आएगी तो वो हम फिर से उससे लड़ सकें। मान लो कोई पुल बना है तो अब पुल ये ढह गया बाढ़ में, हम दोबारा पुल ऐसा बनाए कि वो दोबारा अगर वैसी बाढ़ आती तो हम उससे निपट सकते हैं। ठीक, तो पुनर्निर्माण, बिल्ड बैक बेटर सिद्धांत का अनुपालन और भविष्य के लिए लचीलापन बढ़ाना। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसके बाद सेंडाई फ्रेमवर्क की चर्चा कर देनी है, इसमें 7 पॉइंट बताए गए हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। जैसे आपदा प्रभावित संख्या में कमी करना, आपदा जनित मृत दर में कमी करना, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के राष्ट्रीय और स्थानीय उपायों को बढ़ाना। ठीक है, फिर आर्थिक हानियों में कमी करना, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति के लिए तैयारी बढ़ाना, बहु जोखिम पूर्व चेतावनी प्रणाली की उपलब्धता में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना। ठीक, इस तरह से आपको करना है। फिर इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपदा प्रतिरोध तभी संभव हो सकता है जब किसी विकास,
पर्यावरण संरक्षण और समुदाय आधारित भागीदारी एक साथ चले। और इसके साथ ही ठीक यहाँ तक आप लिख सकते थे, 150 शब्द का प्रश्न था तो यहीं तक लिखते, लेकिन 250 शब्द था तो हमें शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है कि बिल्कुल ही हमको जो है 250 पूछा है तो 170 में नहीं लिख देना है। 250 पूछा है तो हम 120 130 तक के प्रश्नों को लिख सकते हैं, और उधर जो है 270 तक लिख सकते हैं, मतलब 10-20 शब्द इधर उधर हो सकते हैं। ठीक, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ाया। ठीक, अगर 150 शब्द का होता तो मैं यहीं तक लिख के छोड़ देता, लेकिन हमको थोड़ा सा और बढ़ाना था तो मैंने इसको बढ़ाया। इसके साथ ही साथ सेंडाई फ्रेमवर्क का भी अनुपालन किया जाना चाहिए, जिससे भविष्य की आपदाओं के प्रति अधिक लचीला समाज बनाया जा सके। ठीक, क्योंकि सेंडाई फ्रेमवर्क में ये चीजें बताई गई हैं, अगर इनका पालन करोगे तो भविष्य की जो घटनाएं हैं उसमें भी, क्योंकि सेंडाई फ्रेमवर्क उन्हीं की बात करता है कि भविष्य में हमको पहले से प्रिपेयर होना है, तो भविष्य में अगर आपदा आती है तो हम पहले से ही उससे लड़ने में सक्षम हो जाए। मतलब कुल मिला के वो आपदा प्रतिक्रिया पर ही फोकस रहता है। मतलब आपदा जो इसमें प्रश्न पूछा गया है, आपदा प्रतिरोध रेजिलियंस, डिजास्टर रेजिलियंस पर भी सेंडाई फ्रेमवर्क फोकस करता है, इसीलिए दोनों को जोड़ करके पूछ लिया। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि 2015 में सेंडाई फ्रेमवर्क आया था तो 2015 का करंट था, अब नहीं पढ़ना है। लेकिन कुछ चीजें होती है, क्योंकि आपदा प्रबंधन का जो है सिलेबस जो पूर्णतः डिफाइन नहीं है, तो हम आपदा प्रबंधन की जो मेन फ्रेमवर्क है उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो उनको ध्यान रखना है। और करंट में कोई चीज आती रहती है तो उसमें भी बेसिक दिया रहता है किसी किसी मैगजीन में। तो अगर मैं मैगजीन में कर ही रहा हूँ, मैं शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ, तो अगर मैं उसको पढ़ाऊंगा तो मैं खुद ही आपको पॉइंट मेंस के प्री के बताता रहूंगा कि यहाँ से प्री में पूछा जाएगा, यहाँ से मेंस में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते दोस्तों, इस प्रश्न को पढ़िएगा, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो फिर टाइम ज्यादा होगा, और मैं ज्यादा से ज्यादा कम छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ कि जिससे आपका समय फालतू खर्च ना हो। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। और ये प्रश्न आप खुद ही देख रहे होगे कि ये प्रश्न जो है, कई बार मैंने बाढ़ के प्रश्न कराए, तो अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि बाढ़ से हर साल प्रश्न आते हैं, और बाढ़ जैसी घटना हर साल घटित भी होती है। तो आप समझ रहे हो कि जो करंट होता है उसी से रिलेट करके यूपीएससी प्रश्न बनाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। इसके भी पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं होंगे, 250 शब्द में लिखना है, इससे भी हम पूर्णतः रिवाइज करा देंगे आपको, अब बढ़िया तैयारी हो जाएगी। तो यहीं तक रखता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।